देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत दो तरीके का रिस्पायरेशन है, एक जिसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इसको बांट भी लीजिए आप। तो देखिए इंटरनल, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। ये श्वसन की प्रक्रिया लंग्स में होती है, फेफड़े में होती है, और इसी को सामान्यतः ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसी को ब्रीदिंग या श्वास लेना। और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन, जो कोशिका के अंदर होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन। ये प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऊर्जा बनती है। इसमें ऊर्जा बनती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय या चयापचय, उपापचय सामान्यतः आप कहते हैं। इसमें दो तरीके की क्रिया है, एक एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। इसको कहा जाता है उपचय और इसको कहा जाता है अपचय। देखिए केमिस्ट्री में देखेंगे तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, केमिस्ट्री में इसी क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण, और इस क्रिया को कहा जाता है रिडक्शन। केमिस्ट्री में इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिडक्शन, अपचयन। और सामान्य जीवन में, सामान्य भाषा में इसको सृजन कहा जाता है, क्रिएशन। कोई चीज क्रिएट हो रही है, इसको सृजन कहा जाता है। और सामान्य भाषा में इसको विनाश कहा जाता है। सृजन और विनाश दोनों साथ साथ चलता है। देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप जो भी शब्द उचित समझे प्रयोग कर सकते हैं, उपचय, ऑक्सीकरण, सृजन, अपचय, रिडक्शन या विनाश। कोई भी वर्ड समझ करके आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने, आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर किया कि केवल सृजन ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ विनाश हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, चारों सत्य देखे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जी नहीं रहे हैं, हम हर पल मर भी रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे कोई व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया तो महात्मा बुद्ध कहते थे 25 वर्ष का नहीं हो गया, 25 वर्ष कम हो गया। कोई 30 वर्ष का हो गया तो 30 वर्ष कम हो गया। कोई कहता मैं 10 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का बच्चा, बालक हो गया, तो 10 वर्ष का होने का मतलब 10 वर्ष कम हो जाना। बुद्ध ने कहा जन्म और मरण
दोनों साथ साथ चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु एक दिन नहीं होती है, मृत्यु हर पल होती है, लास्ट में सिर्फ शरीर मरती है। मान लीजिए कोई 30 साल का है, 30 साल का है तो वो 30 साल मर चुका है। पहले उसकी बचपना मरी, फिर उसकी किशोरावस्था मरी, फिर उसकी युवावस्था मर रही है, और फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आएगी, और लास्ट में टिकट कटेगा, शरीर चले। लास्ट में सिर्फ शरीर मरती है, मर तो व्यक्ति हर पल रहा है। निश्चित रूप से महात्मा बुद्ध ने ये बात सही कही। हर क्रिया में दो क्रिया शामिल होती है। जैसे पेड़ पौधों में पत्ते लगते हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं, ये सब सृजन हो रहा है, लेकिन सृजन के साथ साथ विनाश भी हो रहा है। फूल झड़ते भी हैं, पत्तियां झड़ती भी हैं, फल पकते भी हैं, फल झड़ते भी हैं। ये सब क्या है? ये दूसरी क्रिया है। अर्थात सृजन और विनाश दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। बात समझ रहे हैं? सृजन और विनाश दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म सृजन और विनाश दोनों के संतुलन को देखता है। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा पाचन की क्रिया, तो पाचन की क्रिया सृजन है। पाचन की क्रिया सृजन है क्योंकि इसमें पोषक तत्व बनते हैं, इसमें पोषक तत्व बनते हैं, ये सृजन की क्रिया है। या अंतःस्रावी क्रिया है जिसमें हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, जैसे अंतःस्रावी क्रिया है, इसमें हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जहां जहां पर देखिए इसमें हार्मोन बनता है, ये भी सृजन की क्रिया है। और विनाश की क्रिया, जैसे आपने देखा उत्सर्जन की क्रिया, विनाश की क्रिया है। उत्सर्जन में हर चीज, बेकार चीज बनती है, निकलती है कि नहीं? उत्सर्जन की क्रिया। और इसी तरीके से श्वसन की क्रिया, देखिए श्वसन की क्रिया भी यही है। श्वसन की क्रिया क्या है बताइए? कैसी क्रिया है श्वसन की क्रिया? श्वसन की क्रिया भी कैटाबोलिक क्रिया, क्योंकि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहा है। आप समझ रहे हैं? अर्थात जो ग्लूकोज ले रहे हैं, जैसे देखिए श्वसन की क्रिया में फाइनली होता क्या है? श्वसन की क्रिया में फाइनली भैया ये होता है कि ये जो ग्लूकोज है, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये अलग बात है कि यहां देखिए ऊर्जा बन रही है, लेकिन ये इसमें टूट जाता है, ये ब्रेक कर रहा है। तो ये क्या है? ये उत्सर्जी पदार्थ है। पदार्थ के हिसाब से पकड़ा जाता है कि कैसे क्रिया। इट मीन श्वसन की क्रिया कैसी हो गई? कैटाबोलिक रिएक्शन हो गई। ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, अपचयी क्रिया है, ये अपचयी क्रिया। तो श्वसन की क्रिया कैसी हो गई बोलिए? अपचयी क्रिया हो गई। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो ये अपचयी क्रिया, ये कुछ दिनों की बात है, रोज क्लास नहीं आपकी सुबह हो रही, केवल कुछ दिनों की क्लास ले लीजिए, बाकी तो शाम में चल रही है। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए, 24 अप्रैल के बजाय 20 अप्रैल 18 अप्रैल तक खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा ये हमेशा 17 सालों से मैं यूपीएससी में पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 5 साल आईआईटीज में, तो हमने जो भी टाइम दिया हमेशा उससे 10 दिन 15 दिन पहले ही क्लास हम लोग खत्म करते रहे, नहीं तो 2-4 दिन पहले तो जरूर उसको खत्म कर देते। कभी भी टाइम देने के बाद वाले टाइम में क्लास नहीं खत्म होती। तो चूंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, अभी जो बिहार के बच्चे हैं उनका बीपीएससी का एग्जाम है, जो यूपी पीसीएस के हैं उनका यूपी पीसीएस का एग्जाम है जून में, खैर वो तो बाद में है, यूपीएससी का एग्जाम है। लेकिन जितने जल्दी छुट्टी, एमपीपीएससी के बच्चों का एग्जाम है। इधर उत्तराखंड का तो आप देख रहे हैं 3 अप्रैल को ही एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस का। तो बहुत सारा एग्जाम है, जितना पूरा हो जाएगा उतना ही लोगों को फायदा हो जाएगा। इसलिए बस 2-4 दिन कष्ट कर दीजिए, बाकी तो शाम को चल ही रहा है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि श्वसन की क्रिया कैसी है? तो ये सबको समझ में आ गया। देखिए ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन, इसके साथ मिल करके देखिए ये बन रहे हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वही डिसाइड करता है कि क्रिया कैसी है। तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन,
तो रिस्पायरेशन श्वसन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन है। अपचयी क्रिया, एक अपचयी क्रिया। तो ये एक चीज क्लियर हुई आपकी। अब जानते हैं, पहले एक फिगर बना ले। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की क्रिया, रिस्पायरेटरी रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहले एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को देख लेते हैं, फिर इंटरनल। तो श्वसन तंत्र को इसीलिए दो भागों में बांट कर देखा जाता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जहां जो दिखता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में वैसे देखा जाए तो दो क्रिया होती है, एक ब्रीदिंग होती है, श्वास लेना, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय और ब्रीदिंग। अब देखिए, जो श्वास लेने की क्रिया है ये भी दो प्रकार की है। एक अंदर लेना, इंस्पायरेशन, दूसरा बाहर छोड़ना, एक्सपायरेशन। अंतः श्वास और बहिर्श्वास, ये अंतः श्वास है। ये बहिर्श्वास है। अंतः श्वास और बहिर्श्वास, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर श्वास लेना, शरीर से श्वास निकालना। और ये गैसों की अदला बदली, गैसों की अदला बदली। अब देखिए, बाह्य जो है, अगर आप यहां देखेंगे तो एक फिगर ऐसे बना ले। तो ये देखिए, नोज है और ये नासल कैविटी है, और ये वॉइस बॉक्स है, ये ट्रैकिया है, और ये लंग्स है, जिसमें ये दायां वाला जो लंग्स है ये बड़ा होता है, बायां लंग्स छोटा होता है। तो मैंने इस हिसाब से बना दिया कि आपको दिखे भी। देखिए, ये तो है भैया नोज, ये फिगर एक बार बना ले। ये है नोज, नाक है, और ये है नासल कैविटी, नासिका गुहा। ये फेरिक्स है,
नासा ग्रसनी, इसको फेरिक्स या नासा ग्रसनी कहा जाता है। ये देखिए लैरिक्स है, इसको जो है लैरिक्स या वायस बॉक्स भी कहते हैं, वायस बॉक्स या कंठ भी कहा जाता है। ये ट्रैकिया है, श्वास नली इसको बोला जाता है, ट्रैकिया श्वास नली है, और ये लंग्स है दोनों तरफ, ये लंग्स है, सॉरी, ये फेफड़ा है, और इसी के नीचे ये डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम होता है। पहले इतना बना लें आप। ये नहीं दिख रहा होगा तो एक दूसरे फिगर में इसको बना लेंगे, ऐसा बना लीजिए, दूसरे फिगर में दिखा देंगे इसको, या ऊपर लिख देते हैं बल्कि। डायाफ्राम, देखिए ये फिगर भी आप देख सकते हैं, या ये ज्यादा अच्छा फिगर आपको दिख सकता है। देखिए ये देखिए नेजल कैविटी है, देखिए ये नासिका गुहा जो ये है, ये नेजल कैविटी, और ये नोज है, नॉस्ट्रिल है, इसमें ज्यादा चीजें ये देखिए पैरिक्स है, और ये देखिए लैरिक्स है, और ये श्वास नली ट्रैकिया है, और ये देखिए दो फेफड़े हैं, लंग्स हैं ये, और ये डाइफ्राम है नीचे। ठीक है, अब एक बार इसको पूरी तरीके से समझ लिया जाए, एक एक चीज को। पहले एक छोटा सा फिगर और सब के बारे में दो दो लाइन लिखते चलेंगे जरा। देखिए पहले मैं ये दो चीज समझाता हूं। केवल दो चीज पहले समझिए। देखिए ये नोज है, नाक है, और ये नासिका गुहा है, ये नाइजल कैविटी, ये दो चीज पहले समझे। नासिका गुहा, तो देखिए ये श्वास का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको कहा जाता है श्वास या सांस का प्रवेश द्वार, ये सांस का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नोज को क्या कहा जाता है? श्वास का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये देखिए सूंघने का काम जो करता है, ये नेसल कैविटी में यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पर श्लेष्मा झिल्ली होती है। जब जुकाम वगैरह होता है तो इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस इसी में म्यूकस होता है, सामान्यतः ये आधा लीटर होता है म्यूकस, ये आधा लीटर होता है, सामान्यतः ये आधा लीटर होता है। और जब नोजी वगैरह आ जाती है, मतलब नाक बहने लगती है, जुकाम हो जाता है, तो ये थोड़ा बहुत मात्रा इसकी बढ़ भी जाती है।
देखिए यही सूंघने का कार्य करता है और इसका बड़ा जो है यूज है, यही जो है जो श्वास हम लोग लेते हैं उसके तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लार सलाइवा, सलाइवा लार, ये दिन भर में 1.5 लीटर बनती है, 1.5 लीटर बनती है 24 घंटे में। ऐसे म्यूकस, ऐसे श्लेष्मा, ये जो है ये आधा लीटर 24 घंटे में बनता, आधा लीटर बनता है। जैसे आपने मूत्र देखा, यूरिन देखा, ये भी 1.5 लीटर के आसपास मोटे तौर पर 1.5 लीटर बनता है ये। तो ऐसे देखिए म्यूकस ये नेजल कैविटी में 24 घंटे में, यह 24 घंटे में नेजल कैविटी में इतना बनता है। तो इसका देखिए रोल क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए नेजल कैविटी जो है, नासिका गुहा, ये जो आधा लीटर म्यूकस निकलता है 0.5 लीटर, ये बहुत काम करता है। इसका कार्य, ये इतना म्यूकस निकलता है श्लेष्मा, इसका कार्य श्वास के अंदर, इसका कार्य श्वास में पाए जाने वाले, श्वास में पाए जाने वाले धूल कणों, इसीलिए छींक आने लगती है। अगर ज्यादा धूल वाले एरिया में आप सांस लेंगे तो तुरंत छींक आ जाएगी, ये श्लेष्मा निकलता भी है और इसी में चीजें फंसती हैं। तो श्वास में पाए जाने वाले धूल कणों, जीवाणुओं, विषाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं, जम्स वगैरह, कीटाणुओं आदि को रोकना, ये काम तो ये है। तथा श्वास के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाना, तथा यहीं के बाद लिखिएगा कंटिन्यूस, तथा श्वास के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाना और फिर जाने देना। तापमान, शरीर के तापमान के बराबर बनाना, श्वास के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाना। जैसे सर्दियों में वायु बहुत ठंडी होती है, जब आप सांस लेते हैं तो श्वास तो अंदर जाती है, लेकिन ये क्या करता है, उसके टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के बराबर कर देता है और फिर अंदर जाती, तो फिर शरीर को दिक्कत नहीं होती। ये बहुत संतुलन का काम करता है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो श्वास के तापमान को शरीर के टेम्परेचर, शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। देखिए ये शरीर है, इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको फारेनहाइट में 98.4 फारेनहाइट भी कहा जाता है।
ये उसके तापमान के बराबर कर देता है, बड़ा रोल निभाता है। और इसीलिए जानते हैं मौसम बदलने पर ये बहुत प्रभावित होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत, देखिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सांस लेना। ये सबसे बड़ी जरूरत है, एयर, जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं। हर व्यक्ति को प्रतिदिन मतलब एक दिन में 17 से 18 लीटर श्वास की जरूरत होती है। इतना लीटर व्यक्ति सांस लेता है 24 घंटे में। इसीलिए जीवन पल पल, हर पल इसी एयर पर निर्भर है। तो ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बड़ी आवश्यकता मनुष्य की क्या है? पानी। दूसरी बड़ी आवश्यकता मनुष्य की पानी है। और मनुष्य को 5-6 लीटर कम से कम जानते हैं पानी चाहिए होता है 24 घंटे में। तो दूसरी आवश्यकता, क्योंकि सारी जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में होती। तीसरी बड़ी आवश्यकता, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये दूसरी बड़ी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता भोजन है। तीसरी आवश्यकता मनुष्य की भोजन है। अगर ये पानी नहीं हो तो माना जाता है 3-4 दिनों से ज्यादा व्यक्ति जी नहीं सकता, मेडिकल साइंस के अनुसार। और भोजन, ये 1 से 1.5 किलो भोजन की जरूरत होती। कई लोग ज्यादा खा जाते हैं, गोलू मटोलू हो जाते हैं। और चौथी आवश्यकता आप सभी लोग जानते हैं, नींद है। चौथी आवश्यकता नींद है। लेकिन नींद जानते हैं घर में आ पाती है जहां एकांत होता है। तो इसीलिए इसके लिए हैबिटाट, आवास की बात की जाती है। चौथी आवश्यकता, इसलिए आवास को माना जाता है। तो आप देखिए पहली ही आवश्यकता देखिए, एयर। जो आप श्वास लेते हैं 17-18 लीटर पूरे दिन भर में, उसको, उसके तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कौन बनाता है? यही नेजल कैविटी बनाता है। उसके तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बना देता है और फिर शरीर के अंदर जाने देता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसीलिए जानते, जैसे जैसे मौसम बदलता है यही नेजल कैविटी प्रभावित होती। जैसे मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने पे यही नेजल कैविटी, नासल कैविटी, जो भी आप कहते हो, यही नासिका गुहा प्रभावित होती। इसी में जुकाम, फ्लू की घटना इसी में होती। इसी में जुकाम होता है। यही अंग फ्लू से भी प्रभावित होता है। ये दोनों, अगर पूछा जाए जुकाम कहाँ होता है, तो जुकाम यही होता है। जुकाम और फ्लू में तो अंतर जानते होंगे। ये माइल्ड इफेक्ट, जब थोड़ा मोड़ा इफेक्ट हो, हल्का इफेक्ट हो, और जब एग्रेसिव इफेक्ट हो। कोरोना को इसी के अंतर्गत ही सामान्यतः लिया जाता है। यद्यपि फ्लू एडिनो वायरस से होता है, कोरोना रेट्रो वायरस से। ये एग्रेसिव इफेक्ट होता है, माइल्ड इफेक्ट। लेकिन जानते हैं ये दोनों जो है एडिनो वायरस से होने वाली घटना है। कहीं इसको कोरोना मत समझ लीजिएगा। एडिनो वायरस, शुरू में लोग छींकने पर ही कोरोना समझ लेते थे। ये एडिनो वायरस या मौसम परिवर्तन से होता है, या वेदर चेंज से। वेदर चेंज
मौसम परिवर्तन से होता है। कंप्यूटर वायरस तो एक प्रोग्राम होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये जो वायरस है और कंप्यूटर वायरस, ये इससे मत तुलना करिएगा। ये तो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, अर्थात एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम होता है जो मालवेयर होता, बुरा होता है, इसलिए इसको मालवेयर कहा जाता है। मालवेयर ये प्रोग्राम होता है, ये तो अलग चीज है। और ये एक जीव जैसा होता है। वैसे वायरस सीधे जीव नहीं होता, किसी जीव में जाकर के जीव हो जाता। और ये एक तरीके का लाइफ है, जीवन है। ये अलग बात है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ये, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो ये अलग चीज है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो है ये जुकाम, फ्लू, जिसको आप कोल्ड या फ्लू बोलते हैं, ये सब एडिनो वायरस से होता है, एडिनो वायरस से। और ये जो कोरोना वायरस, जिसको आप कोविड-19 बोलते थे, या सार्स कोविड-2 भी, ये कोरोना वायरस जो है ये रेट्रो वायरस, ये रेट्रो वायरस से होता है, ये एडिनो वायरस से होता है। और इससे नासिका गुहा प्रभावित होती है, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है, इससे नासिका गुहा प्रभावित होती है, और इससे फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। तो देखिए, प्रति मिनट व्यक्ति 12 से 15 बार श्वास लेता है। अगर वैसे आप देखेंगे ब्रीदिंग, श्वास लेना, तो प्रति मिनट 12 से 15 बार व्यक्ति श्वास लेता। जैसे आपने हार्ट को देखा था, हार्ट बीट, हृदय धड़कन, हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रति मिनट ये ज्यादा धड़कता है, ये 72 बार। ऐसे ये 12 से 15 बार 1 मिनट में, और हृदय 72 बार धड़कता है।
तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो देखिए हम लोगों ने एक तो नेजल कैविटी के बारे में समझ लिया, अर्थात ये समझ में आ गया। तो ये तो श्वास का प्रवेश द्वार है और ये इसमें म्यूकस होता है। ये फेरिक्स नासा ग्रसनी है, इससे होकर के हवा ऐसे जाती है। और ये मैंने ज्यादा नीचे बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हवा होकर के नीचे जाती है। और ये देखिए कंठ है, इसको दोबारा एक बार यहां तक बना ले। देखिए ये नासल कैविटी हो गई, और इसके बाद यहीं पे वॉइस बॉक्स होता है, और फिर ये श्वास नली। तो ये तो हो गया नासल कैविटी, नासिका गुहा। और ये पैरिक्स, इसको नासा ग्रसनी भी कहा जाता है। लैरिक्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, कंठ कहते हैं। देखिए ये तो आवाज इसी के कारण उत्पन्न होती है, आवाज इसी के कारण उत्पन्न होती है, और ये श्वास के आगे का प्रवेश द्वार है। तो ये देखेंगे आप, ये श्वास को आगे जाने देता है। यह श्वास को, बहुत बहुत स्वागत है गौतम आपका, यह श्वास को आगे बढ़ाने में मदद करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब देखिए यहां तक तो आपने देख लिया, अब इसके बाद नीचे देखें आप, तो देखिए ये वॉइस बॉक्स है, और आप सभी लोग जानते हैं वॉइस बॉक्स, और इसके बीच में ये थायराइड ग्लैंड होती है, और फिर ये ट्रैकिया है। तो ये है वॉइस बॉक्स या लैरिक्स है। लैरिक्स केवल जो है आवाज उसी के कारण, इसी कंठ के कारण ही तो आवाज उत्पन्न होती है। ये लैरिक्स है, वॉइस बॉक्स है। अब इसके नीचे देखिए ये थायराइड ग्लैंड्स है, ये थायराइड ग्लैंड है, और इसी में पैराथायराइड भी होता है। ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि, और ये ट्रैकिया है। देखिए ये श्वास नली, श्वास नली या ट्रैकिया, और ये लंग्स है। ये देखिए राइट लंग्स है, दायां फेफड़ा है जो बड़ा होता है, और ये लेफ्ट लंग्स है, ये बायां फेफड़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है वो बाईं तरफ लेफ्ट साइड बड़ा होता है, लेकिन फेफड़ा दाएं साइड, राइट साइड।
ये देखिए दायां, दायां फेफड़ा बड़ा होता है, और जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये वाला, ये ब्रोंकी कहा जाता है इसको। ब्रोंकी, ये ब्रोंकी कहलाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का टाइम चेंज होगा, लेकिन अभी थोड़ा 2-4 दिन और चल लीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो इसी शाम के टाइम पे ही हो जाएगा, जिस टाइम पे जनरल साइंस की क्लास अभी चल रही है 8 बजे, तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए टाइम हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो बहुत बेहतरीन ढंग से उसको करना है, तो उसमें शाम का टाइम ही आगे रहेगा। अब देखिए लंग्स क्या करता है। लंग्स फेफड़ा, यहीं पर गैसों का विनिमय होता है, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, अर्थात गैस की अदला बदली होती है। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन इंटर करता है। तो यहां पर देखेंगे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। ऑक्सीजन कैसे होता है अभी दिखाते हैं। ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो 9 बजे से पहले ही खत्म कर लेंगे धर्मेंद्र कुमार। ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो जनरल साइंस खत्म होने के बाद शाम का ही टाइम रहेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो एक बड़ी क्रांति करना है क्वेश्चन और उन सब के माध्यम से। अब देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आप देखिए, शरीर में वायु प्रवेश करती है और लंग्स तक आती है। जरा पहले इसको देख लें सब लोग, ये फिगर बना लें और इसको देखें, और फिर देखिए यहां से बाहर निकलती, यहां ये इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन, इसको अंतः श्वास कहा जाता है, अंतः श्वास कहा जाता है। और ये एक्सपायरेशन है, ये बहिर श्वास है, ये अंतः श्वास और बहिर्श्वास। अब देखिए अंतः श्वास, जब आप श्वास लेते हैं तो शरीर में क्या क्या आता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या क्या निकलता है। जब शरीर में श्वास लेते, देखिए जब शरीर में श्वास लेते हैं तो देखिए इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन होता है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%।
3%, 0.03। तो जब श्वास लेते हैं तो ऐसे होता है, और जब श्वास छोड़ते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो उतना ही रहता है जितना रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन उतना ही रहता है 78%, ऑक्सीजन हो जाता है 17%, आर्गन उतना ही रहता है, ये इनर्ट गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 4.03% हो जाता है। पहले ये नोट कर लें। जी, आप सभी लोगों की समस्या समझ रहे हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन जो ये बैच है, ये एक तरीके से ड्यूटी वाले लोगों के लिए क्रांतिकारी माना जाता है, जिसके पास समय नहीं है, क्योंकि अगर आप समय नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है इसमें। तो आप देखिए ये दो चीजों में चेंज नहीं आया, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन, इसकी मात्रा देखिए बराबर है। इसमें बदलाव आया है, बदलाव आया, ऑक्सीजन आया था 21% और देखिए गया यहां 17%। तो ये किससे विनिमय हुआ? यही विनिमय हुआ है, अभी समझाते हैं, पहले तो ये लिख लें। तो फेफड़े में केवल ऑक्सीजन का विनिमय हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड से, ये पॉइंट यहीं लिख लें। देखिए फेफड़े में, यहां लिखें, फेफड़े में ऑक्सीजन का CO2 से एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए ये आया था 21% और गया देखिए 17%, तो 4% कहां गया? ये 4% देखिए इसमें बढ़ करके गया, ये निकलते समय देखिए ये इतना निकला है। तो फेफड़े में O2 का CO2 से एक्सचेंज हो जाता है, फेफड़ा विनिमय कर रहा है। फेफड़े में विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर देखिए लंग्स में, फेफड़ा में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है CO2 से, यहां पे सिर्फ 4%। देखिए 4% ऑक्सीजन अंदर गया तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बाहर आया, 4 मोल है, 4 मोल है। देखिए यहां से आया था ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन आया था 21%, लौट कितना रहा है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन लौट रहा है 17%। तो इसका मतलब 4% ऑक्सीजन ही शरीर के अंदर जाता है, 4% ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है। ये 4 मोल ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता, तो 4 मोल ही बाहर आता कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आते समय कितना था? कार्बन डाइऑक्साइड आते समय था 0.03%, और जाते समय देखिए कितना है? 4, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाते समय है 4.03%। तो यही 4 देखिए बढ़ गया है कि नहीं? ये 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलते समय बढ़ जाता है, निकलते समय बढ़ जाता है। इसीलिए जो हम लोग श्वास लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम है, जो श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला होता, अम्लीय होता है, ये जहरीला होता, अम्लीय होता है। ये जो चीज अम्लीय होता है वो इसी को जहरीला कहा जाता है। अम्लीय होता है, जहरीला होता है, इसीलिए निकलने वाली सांस ज्यादा नुकसानदायक है।
देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना चाहिए। श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हर कोशिका के माइटोकांड्रिया से बनता है और कोशिका में ही कई बार रह जाता है। एक तरीके से कचरा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शरीर के कोशिकाओं का कचरा है। शरीर की कोशिका का कचरा है, झाड़ू लगना चाहिए यहां पर। वेस्ट है, एक कचरा है। और कैसे बनता है ये? माइटोकांड्रिया में जब भी श्वसन की क्रिया होती है, माइटोकांड्रिया में जब श्वसन की क्रिया होती है, जैसे ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो देखिए ये ऊर्जा बनते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये शरीर के हर कोशिका में माइटोकांड्रिया होती, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर। और यहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये कचरा है। अब ये कचरा साफ होना चाहिए, यही कचरा जानते लंग्स के माध्यम से साफ होता है। लंग्स के माध्यम से साफ होता है, लंग्स के माध्यम से यह साफ होता है। बस, जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है कोशिकीय श्वसन, क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है। सामान्यतः माइटोकांड्रिया में होता है, ऐसे तो साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो ये कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन ये दो प्रकार का होता है, एक एनएरोबिक अनाक्सी, दूसरा आक्सी। एनएरोबिक ये सामान्य मेजरमेंट है कि इतना होता है, और ज्यादा कम भी होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में।